हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो आज इस पर्टिकुलर सेशन में आपके लिए एक छोटी सी समरी है या आप कह लीजिए कि एक प्रॉपर रिवीजन है आपके लिए वर्ल्ड वॉर 1 का। रिवीजन, जी हाँ, रिवीजन इसलिए है क्योंकि मैंने पूरा का पूरा जो वर्ल्ड वॉर है ये आपको ऑलरेडी अनअकैडमी पे पढ़ा दिया है। अगर क्लासेस नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, वहां पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है, वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम मंडे, तो आप उसको ज्वाइन करना मत भूलना। यहाँ पे मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगी। इसके अलावा रेगुलर करंट अफेयर्स जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पेपर 2, पेपर लाइक 1 या 1 डे एग्जामिनेशन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो डोंट मिस दिस करंट अफेयर्स। कहाँ होता है? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे आपका ये क्लास रहता है। तो आइए जरा शुरुआत करेंगे और सेशन के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सुनिएगा, कहानी को इत्मीनान से सुनना, ईयरफोन ऑन एंड कहानी बिगिंस। सुनिए, वर्ल्ड वॉर जो है एक्चुअल में इसको शुरुआत में कहा जाता है ग्रेट वॉर। इसको ग्रेट वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर करीबन 1.7 करोड़ सोल्जर्स जो थे उनकी डेथ हुई थी, और इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर करीबन 6.5 करोड़ सोल्जर्स थे जिनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ करीबन 2 करोड़ के आसपास के यहाँ पे सोल्जर्स थे जो इंजर्ड होते हैं, जिनको इंजरीज आती हैं, जिसके चलते इसे नाम दिया गया ग्रेट वॉर का। बट किसे पता था कि आने वाले समय में यही जो ग्रेट वॉर है ये एक बार फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये युद्ध स्टार्ट होता है, इस युद्ध की शुरुआत आप देख सकते हो 28 जुलाई 1914 से शुरू होती है और ये जाके ख़त्म होता है 11 नवंबर को, और वो भी कब? 1918 में। किसी ने सोचा नहीं था कि 4 साल से भी ज़्यादा समय तक के लिए ये जो यहाँ पे युद्ध हो रहा है, जिसके अंदर हर एक कंट्री का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, किसी को नहीं पता था कि आने वाले समय में यही जो युद्ध है इसी तरीके का एक और युद्ध देखने को मिलेगा जिसे नाम दिया गया वर्ल्ड वॉर 2। और जब उसे नाम वर्ल्ड वॉर 2 दिया गया तो इसका जो नाम है वो ग्रेट वॉर से बदल के क्या कर दिया गया? वर्ल्ड वॉर 1 कर दिया गया। ये जो पूरा युद्ध था इसके बहुत सारे कॉजेस थे। कुछ इसके लॉन्ग टर्म कॉजेस थे, कुछ इसके इमीडिएट कॉजेस थे। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉजेस की बात करें तो हर एक कंट्री जो थी वो अपने आप को फ्री कर चुकी थी और हर कंट्री अब डेवलपमेंट चाहती थी। डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, डिफरेंट तरीके से अपनी मिलिट्री को बूस्टअप करने के लिए काम किया, अपने यहाँ का जो टेक्सटाइल है उसे बूस्टअप करने का काम किया, फैशन एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का हर कंट्री ने काम शुरू कर दिया। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक ऐसी कंट्री भी थी जिसके पास में सबसे ज़्यादा पैसा था, वो कंट्री थी यूएसए। और एक कंट्री ऐसी थी जिसके पास में सबसे ज़्यादा वेपन्स थे, यानी कि कुछ ऐसे हथियार जैसे कि नॉर्मल तोप वगैरह होती है लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़ के हथियार आपको देखने को मिले, वो कंट्री थी जर्मनी। अब जब धीरे धीरे करके यहाँ पे सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही थी तो यहीं आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड वॉर होती है ये एक्चुअल में 2 पावर्स के बीच में होती है। एक होते हैं एलाइड पावर, एक होते हैं सेंट्रल पावर। ये क्या है इनको समझिएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जब धीरे धीरे करके हर कंट्री अपने आप को डेवलप करने लगती है तो कंट्रीज अपने देशों के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करते हैं, बहुत सारी संधियां साइन करते हैं एक दूसरे के पीठ पीछे, यानी कि 2 फेज सिस्टम चल रहा था कि मतलब तुमको दिखाएंगे कुछ और लेकिन कर हम कुछ और रहे हैं, वैसा वाला सीन यहाँ पे था। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरी दुनिया जो थी वो 2 अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। एक तरफ आप देखेंगे एलाइड पावर्स में कौन कौन आपको मिलेगा। यहाँ पे जो ग्रीन वाला एरिया आपको नजर आ रहा है ये एलाइड पावर्स थे। फ्रांस हो गया, यूके है, रशिया है, सर्बिया है, ये कौन है? एलाइड पावर्स हैं। इसके अंदर आगे चल के अगर आप देखेंगे तो जापान भी जुड़ेगा, यूएसए भी जुड़ेगा, लेकिन वो बाद में जुड़ते हैं, पहले इनका यही ग्रुप होता है। दूसरी तरफ जो होते हैं वो हैं सेंट्रल पावर, जहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो एरिया है ये दोनों एक साथ में होते हैं। ये ऑस्ट्रिया वाली जो आप जगह देख रहे हो यहाँ पर ओटोमन एम्पायर उस टाइम पे राज करती थी, लेकिन अगर हम देखें मिलिट्री के हिसाब से सबसे पावरफुल तो वो कौन था? जर्मनी था। ये तो यहाँ पे कॉजेस चल रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन एक समय आता है और वो समय था एक इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज होता है गोली चलने की वजह से।
मैंने आपको पढ़ाया था जब अभी अनअकैडमी पे मैंने आपको वर्ल्ड वॉर पढ़ाई कि गोली चलने की वजह से विश्व युद्ध पहले की शुरुआत होती है और जो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है वो गोली ना चलने की वजह से होता है। तो होता क्या है, इमीडिएट कॉज के अंदर ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो प्रिंस हैं, जो आपके सामने यहाँ पे हैं, यानी कि फर्डिनांड और इनकी वाइफ होती हैं, ये दोनों लोग जाते हैं एक ऐसे देश के अंदर जिसका नाम है बोस्निया। बोस्निया एक ऐसी कंट्री होती है जिसके कुछ हिस्सों के ऊपर ऑस्ट्रिया और हंगरी इन लोगों का कब्जा होता है। तो वहाँ के लोगों को बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, वो चाहते थे कि उनको आज़ादी मिल जाए, लेकिन वो आज़ादी ये दे नहीं रहे थे। अब होता क्या है कि जब ये जाते हैं बोस्निया की यात्रा पे, तो यहाँ पर एक व्यक्ति आपको नज़र आ रहा है जिसका नाम क्या है, मैं बताऊं या आप लोग बताएंगे? मैं सोच रही हूँ कि ना ही बताऊं इसका नाम आपको, आप मुझे वैसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन चलो मैं एक बार से आपको बता ही देती हूँ। ये होते हैं प्रिंसिप। ये जो प्रिंसिप होते हैं ये एक्चुअली बिलोंग करते हैं एक ग्रुप से, जिस ग्रुप का नाम होता है ब्लैक हैंड ग्रुप। एक्चुअल में ये जो ग्रुप है ये ग्रुप सर्बिया का ही होता है, सर्बिया का होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर इस व्यक्ति ने इन दोनों लोगों को गोली से मार दिया तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया के दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर यहाँ पर सर्बिया ने ऐसा कोई काम किया, क्योंकि उस ग्रुप का हेडक्वार्टर यहाँ पर है और ये जो व्यक्ति था ये इसी ग्रुप से बिलोंग करता था, तो यहाँ बोला गया कि इसमें कहीं ना कहीं हाथ जो है वो सर्बिया का है। तो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी की जो निगाहें थी वो किधर की तरफ घूम गई, सर्बिया की तरफ घूम गई। सर्बिया की तरफ जब इनकी नजरें घूमी तो यहाँ पे जो सीन है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, उस इमेज के हिसाब से आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज के अंदर आपको नजर आ रहा है कि सबसे आगे सर्बिया है, उसके पीछे ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया क्या करता है, सर्बिया को यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स लिखता है, कहता है कि आप प्रिंसिप को पकड़िए और उसको सजा दीजिए। लेकिन जब ऐसी बातें चल रही होती हैं, ये तो बेचारा छुट्टू सा है ना, ये भागते भागते जाता है, फोन करता है रशिया को, कहता है कि देखो यार ऑस्ट्रिया हमें यहाँ पे धमकी दे रहा है कि उसको अरेस्ट करो और उसको सजा दो। और रशिया कहता है अच्छा ऑस्ट्रिया कह रहा है, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन होता क्या है, ऑस्ट्रिया जो है इसको सबसे बड़ा सपोर्ट मिल जाता है जर्मनी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने ट्रीटी साइन करी हुई थी और जर्मनी उस टाइम पे बहुत पावरफुल था। तो ऑस्ट्रिया ने कहा चाहे रशिया हो चाहे सर्बिया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो यहाँ पे वॉर डिक्लेयर करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉर डिक्लेयर कर दी जाती है और यहीं से शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध की। अब इसमें हुआ क्या, ऑस्ट्रिया के पीछे जर्मनी खड़ा है, सर्बिया के पीछे रशिया खड़ा है, तो यहाँ पे इन दोनों को किनारे कर दिया गया और ये लड़ाई स्टार्ट हो जाती है रशिया और जर्मनी के बीच में। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम क्या होती है, जरा इस इमेज को देखिएगा, इस मैप को देखिएगा। इस मैप को देखने से आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो जर्मनी है वो इनके साथ में है और जो रशिया है वो इनके साथ में है। अब इसमें ट्विस्ट कहाँ आया, ट्विस्ट यहाँ पर ये आया कि रशिया ने फोन किया फ्रांस को, कहा कि जर्मनी तुम्हारा दोस्त है, तुम इसको समझा लो वरना बेकार के पंगे हो जाएंगे। अब जब फ्रांस ने जर्मनी को फोन किया तो कहा कि भैया काहे को पंगा ले रहे हो, जर्मनी का ईगो हर्ट हो गया। जर्मनी ने कहा अच्छा भैया तुम कौन, लड़ाई तो हमारी इनसे है, तुम कौन। तो जर्मनी जो होता है वो 1 अगस्त को वॉर डिक्लेयर कर देता है, किसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, और 3 अगस्त को वॉर डिक्लेयर कर देता है फ्रांस के अगेंस्ट। जब यहाँ पे वॉर डिक्लेयर हो जाती है तो जर्मनी कहता है रशिया को मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं फ्रांस को निपटूंगा। अब ये चलना शुरू करते हैं फ्रांस की तरफ, लेकिन बीच में क्या है, बेल्जियम है, ये छोटू सा कंट्री, छोटू से कंट्री ने जर्मनी से कह दिया भैया कहाँ इतनी बड़ी सेना लेके कहाँ आ रहे हो, हम छोटे से देश। जर्मनी ने कहा जाएंगे तो हम यहीं से जाएंगे। तो भैया ये जो बेचारा बेल्जियम था इसने एक ट्रीटी साइन करी हुई थी यूके के साथ में। कहानी में अभी तक देख रहे हो, पूरी कहानी में कहीं पे भी यूके नहीं आया है, लेकिन इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी यूके के साथ में। इन्होंने फोन घुमा दिया यूके को कि भैया देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, जर्मनी हमारे यहाँ से क्रॉस करना चाहता है। तो यहाँ पे यूके ने वार्निंग दे दी जर्मनी को कि अगर बेटा तुम यहाँ से क्रॉस किए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जर्मनी का ईगो फिर से हर्ट हो गया, बेचारों का तो दिन ही खराब था। अब इन्होंने इनके अगेंस्ट भी वॉर डिक्लेयर कर दी, इधर भी वॉर, इधर भी वॉर, इधर भी वॉर। साथ देने वाला ये छुटकू, और इस छुटकू के पास में इतना कुछ डेवलपमेंट था नहीं। अब क्या हुआ,
जब हर तरफ पे इन्होंने वॉर को डिक्लेयर कर दिया तो कहानी चल रही थी, और ये एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर नेवी भी इन्वॉल्व हुई, एयरफोर्स भी इन्वॉल्व हुई और आर्मी भी इन्वॉल्व हुई। जर्मनी यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये एक ऐसी कंट्री थी जिसकी कॉलोनीज आपको हर जगह पर देखने को मिलती है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर जगह पे आपको ब्रिटेन की कॉलोनीज देखने को मिलती थी। अभी तक पिक्चर में कहीं पर भी यूएसए का नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो जर्मनी था, ये जर्मनी क्या करता है, यूके के ऊपर अटैक करता है, और यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पर एक शिप होता है, एक जहाज होता है, और वो जहाज होता तो यूके का है, लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो होते हैं यूएसए के। करीबन 128 मेंबर होते हैं, और इस पूरे शिप को उड़ा देता है कौन, जर्मनी। गुस्सा तो आना लाजमी था। यहाँ से गुस्सा आता है किसको, यूएसए को, और यूएसए में उस टाइम पे होते हैं वुड्रो विल्सन। ये समय है 1917 का। वुड्रो विल्सन, अब वुड्रो विल्सन ने भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉर को ज्वाइन कर लिया, और जब यूएसए इसके अंदर आता है, मैंने आपको क्या बोला, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था, यूएसए के पास था। एक दिन का खर्चा जो था वो कितना था, 40 करोड़ रुपए था, और ये सारी फंडिंग कौन कर रहा था, यूएसए कर रहा था। अब आप सोचो, जब यूएसए इस पिक्चर में खुद से आ जाएगा तो कहानी तो खत्म होनी है। तो इसी तरीके से जब यूएसए की एंट्री होती है तो जर्मनी का एंड होता है। ये जितने कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, ये धीरे धीरे करके डेमोक्रेटिक होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे करके ये सारे का सारा ओटोमन एम्पायर, जो बाल्कन कंट्रीज हैं, सब अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। ऑस्ट्रिया बन जाता है अलग, हंगरी बन जाता है अलग, इस तरीके से यहाँ पे सब डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लॉस होता है जर्मनी को। क्यों? क्योंकि जर्मनी की जो पॉपुलेशन थी मेंस की, वो कम हो गई। सब लोग तो बॉर्डर पे ही थे, वो कम हो गई। लेकिन होता क्या है, जर्मनी का एक सोल्जर होता है जिसकी जान बचाता है कौन, यूके का सोल्जर, और जर्मनी का वो जो सोल्जर होता है वो होता है एडोल्फ हिटलर। तो ये पूरी कहानी आपको यहाँ पर मैंने एक बार से रिवाइज करा दी। आई होप कि आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा, और यहीं से क्या होता है, आपका वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए वर्ल्ड वॉर 1 मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया, और अगर आपने डिटेल नहीं देखा है तो प्लीज अनअकैडमी पे देख लीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के क्लास में, जो कि स्टार्ट होगा मंडे से 10:15 बजे ऑन अनअकैडमी। और इसके अलावा आपका नया पेड बैच गाइस स्टार्ट होने जा रहा है 10 तारीख से। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा सबसे पहले, जहां पर आपको पूरा प्लानर, पेड क्लासेस के सारे एजुकेटर्स, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, सारी चीजें आपको मिलेंगी। कोड विल बी कृति 10। आइकॉनिक फीचर है, आज का डाउट का सेक्शन है, टेस्ट सीरीज भी है, और रेज योर हैंड का भी ऑप्शन है। 1 साल 2 साल आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि संडे को आपका टेस्ट भी है। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। तो हाउ वाज द सेशन बताइएगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प मैंने इसको रखा है क्योंकि पूरी कहानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो सिर्फ मैंने आपको ये पूरी कहानी जो है एक डिटेल फॉर्म में रिवाइज करा दी। होप यू लाइक्ड इट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।